नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशी आमदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के। और रिसेंटली कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम लोगों ने आपका लेबर कॉस्ट कंप्लीट किया है, यानी कि हम लोगों ने अभी तक 2 यूनिट्स आपकी कंप्लीट कर ली है। फाइनली आज की क्लास के अंदर हम एक और नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, जिसका टाइटल रहेगा ओवरहेड, या इनडायरेक्ट वे में मैं आपको ये कह सकता हूं जो आपका यूनिट 3 आज की क्लास के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस चैप्टर को शुरुआत करें उससे पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो आप सभी को जान लेना बड़ा जरूरी है। सर, हम यूनिट 3 की शुरुआत कर रहे हैं और ये आपके कोस्ट का इकलौता ऐसा यूनिट है जहां पर आपको केवल और केवल एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, जिसको आप लोग ओवरहेड के नाम से जानते हैं। और ओवरहेड से आप लोग सीधा सीधा 18 नंबर का सवाल प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यानी कि यूनिट 3 के अंदर केवल आपको ओवरहेड पढ़ना है और यहां से कितने नंबर का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा? 18 नंबर का क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेगा। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आप रेगुलर के स्टूडेंट है, एसवाल के स्टूडेंट है या एनसी वेब के स्टूडेंट है, और ना ही इस चीज से फर्क पड़ने वाला है आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट है या ऑनर्स के स्टूडेंट है। तमाम तरीके के स्टूडेंट्स के लिए सेम पैटर्न रहने वाला है। ओवरहेड से आपको 18 नंबर का सवाल 100% पूछा जाएगा। अब बात यहां पे आती है, सर यहां से सवाल किस तरीके का आता है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है या थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों तरीके की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी और चांसेस है। यहाँ पे आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछने की प्रोबेबिलिटी है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछने की प्रोबेबिलिटी है। कई बार ये देखा गया है कि पूरा का पूरा 18 नंबर का न्यूमेरिकल पूछ लिया गया। कई बार ऐसा देखा गया है कि 6 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया और 12 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा गया। लेकिन आप लोग मोटा मोटा ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये जो ओवरहेड है ना, इसको हम लोग 3 पार्ट के अंदर बाइफरकेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपके थ्योरेटिकल पोर्शन को अंडरस्टैंड करेंगे, माने यहाँ पर जितने भी आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है उनको हम लोग पहले बना लेंगे, ताकि हमारे सामने एक पर्टिकुलर रोड मैप सामने आ सके, हमें क्लैरिटी हो सके कि सर इस ओवरहेड का अपना मीनिंग क्या होता है। और जब आप एक बार थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, उसके बाद जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो 2 टॉपिक से पूछा जाएगा। पहला आपका टॉपिक रहने वाला है ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। अक्सर ऑनर्स के अंदर ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया है। और जब भी आप लोग मशीन आवर रेट की बात करते हैं, ये आपके एग्जामिनेशन या एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक रहता है। चाहे आप लोग बीकॉम प्रोग्राम की बात कीजिए, चाहे आप लोग ऑनर्स की बात कीजिए, अमूमन ये देखा जाता है मशीन आवर रेट से डायरेक्टली 18 नंबर का सवाल हर साल आपके एग्जामिनेशन के अंदर आता है। यानी कि हम लोग इस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ेंगे या इस यूनिट को किस तरीके से पढ़ेंगे, सबसे पहले 2 या 3 क्लासेस के अंदर पूरी थ्योरी को हम लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे। उसके बाद 2 क्लासेस में आपकी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर लेके आने वाला हूं। उसके बाद 2 क्लासेस में आपकी मशीन आवर रेट के ऊपर लेके आने वाला हूं। और इस तरीके से आप लोग इस चैप्टर को अगर कंक्लूड करते हैं तो आपके ओवरहेड से यूनिट नंबर 3 से 18 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। तो ये कुछ बातें थी जब आप लोग इस चैप्टर को शुरू करें तो उससे पहले आपको जान लेना जरूरी है, क्योंकि आज की क्लास नंबर 1 है। तो आज हम कहां से शुरुआत करने वाले हैं? थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से शुरुआत करने वाले हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं सर क्या आपने ओवरहेड का नाम पहले कभी सुना है, तो सर कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ओवरहेड ही सुनते आए हैं। हमने देखा था जब भी आप लोग कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट के एलिमेंट होते हैं, जहां पे आप लोग मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस की बात करते हैं। और मटेरियल को भी आप लोग 2 पार्ट के अंदर क्लासिफाई कर देते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट आपका इनडायरेक्ट मटेरियल, ऐसे ही डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, ऐसे ही आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जो भी आपके इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यानी जो इनडायरेक्ट वाली कैटेगरी है ना, उसको आप लोग एक तरीके से एग्रीगेटेड फॉर्म में क्या कह देते हो? ओवरहेड कह देते हो। यही कुछ डेफिनेशन हम लोगों ने अपनी पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ी थी। यानी कि आप लोग मोटा मोटा ये कह सकते हैं कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, और इनको हम लोग बाइफरकेट कर देते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की कैटेगरी के अंदर। तो जो डायरेक्ट वाली कैटेगरी को छोड़ दें तो जो बच गया वो क्या होगा? वो आपका ओवरहेड होगा। या आप लोग कह सकते हो इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को एग्रीगेटेड टर्म में हम लोग क्या कहते हैं? आपका ओवरहेड कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे एग्जामिनेशन के अंदर आपको किस तरीके से लिख के आना है उस चीज को थोड़ा सा
हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है सर, जब भी आप लोग ओवरहेड को डिफाइन करते हैं ना, तो ओवरहेड अपने आप में इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे डायरेक्ट एलिमेंट आप लोग इंक्लूड करके नहीं चलेंगे। डायरेक्ट एलिमेंट जहाँ पे इंक्लूड किया जाता है उसको आप लोग फ्लैट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट के नाम से जानते हैं। जब हमने कॉस्ट शीट पढ़ा था वहां पर हम लोगों ने काफी डिटेल में जाकर के ये चीजें समझ ली थी। तो जो आपका ओवरहेड है, ओवरहेड का ताल्लुकात किससे रहने वाला है सर, आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट से रहने वाला है। और ध्यान रखिएगा ये इनडायरेक्ट कॉस्ट आपके बिजनेस के प्रोडक्शन के अंदर भी हो सकती है या ऑपरेशनल एक्टिविटी से भी इनका संबंध हो सकता है, इनका ताल्लुकात हो सकता है। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, दीज इनडायरेक्ट कॉस्ट इनअक्योर्ड इन द प्रोडक्शन। ध्यान रखिएगा प्रोडक्शन के दरमियान या ऑपरेशन ऑफ बिजनेस के दरमियान इनअक्योर्ड होती है, दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रेस्ड टू ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा इनको ना तो किसी प्रोडक्ट के अंदर, ना ही जॉब के अंदर और ना ही सर्विसेज के अंदर डायरेक्टली ट्रेस किया जा सकता है। जिनको डायरेक्टली आप लोग ट्रेस कर सकते हैं वो आपकी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आता है। क्योंकि ओवरहेड के अंदर हम लोगों को तमाम एलिमेंट इनडायरेक्ट रखने हैं, तो इनडायरेक्ट को इजीली ट्रेस कर पाना करीब करीब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। दैट्स व्हाई हम लोग क्या कह सकते हैं, जो आपका ओवरहेड है वो एक तरीके से आपका इनडायरेक्ट कॉस्टेज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मटेरियल भी आएगा, लेबर भी आएगा और एक्सपेंसेस भी आएंगे, और ये तीनों तरीके के इनडायरेक्ट एलिमेंट आपको पकड़ के चलने हैं। समझ में आया? यानी कि इनडायरेक्ट कॉस्ट आपको क्या करना है, पकड़ के चलना है। सिंपल शब्दों में आप लोग क्या कह सकते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो आपके किसके अदर देन आप लोग कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा किसके अलावा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा जो भी आपके एक्सपेंसेस बच गए हैं ना, यानी कि डायरेक्ट वाली कैटेगरी के अलावा जो बच गया वो क्या होगा, इनडायरेक्ट वाली कैटेगरी। और इनडायरेक्ट वाली कैटेगरी का मतलब क्या हो जाएगा, आपका ओवरहेड हो जाएगा। समझ में आया? तो बेसिक मीनिंग है, अगर आपको थोड़ी सी मालूमात होगी, अगर आपने पहले वाली क्लासेस अटेंड की होंगी तो आपको अच्छे से पता होगा मैं क्या क्या बातें आप सभी के साथ बोल रहा हूं। समझ में आया? जैसे एग्जांपल की अगर आप लोग बात करते हैं सर, जो आपका फैक्ट्री रेंट हो गया है, फैक्ट्री रेंट किसी भी डायरेक्ट कैटेगरी के अंदर नहीं आता है, इनडायरेक्ट कैटेगरी के अंदर आता है। दैट्स व्हाई आप लोग इसको क्या कह सकते हैं, ये आपका ओवरहेड है। इसके अलावा आप लोग क्या कह सकते हैं सर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चर्चा कर लीजिए सर, सुपरवाइजर सैलरी के ऊपर चर्चा कर सकते हैं सर, हम बेसिकली मशीन के डेप्रिसिएशन को लेकर के चर्चा कर सकते हैं, ऑफिस एक्सपेंस को लेकर के चर्चा कर सकते हैं, जो आपका एडमिन एक्सपेंसेस का एक तरीके से एलिमेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग किसको डिफाइन कर सकते हैं, ओवरहेड को डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आया? तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए सर ओवरहेड का मीनिंग क्या होता है। यहां पर हम लोगों ने किस मुद्दे पर चर्चा की सर, ओवरहेड को लेकर के चर्चा की है। हमने देखा सर, जब हमने कॉस्ट को डिफाइन किया था तो हमारे पास कॉस्ट के अंदर आपका मटेरियल भी आता है, लेबर भी आता है और एक्सपेंसेस भी आता है, और मटेरियल भी आपका डायरेक्ट मटेरियल आ जाता है और आपका इनडायरेक्ट मटेरियल आ जाता है। सिमिलर वे में आपका डायरेक्ट लेबर आ जाता है, इनडायरेक्ट लेबर आ जाता है। इसी तरीके से आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाता है और आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाता है। तो मैंने क्या बताया, जो भी आपकी इनडायरेक्ट वाली कैटेगरी है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका हो गया, इनडायरेक्ट लेबर आपका हो गया, इनडायरेक्ट मटेरियल आपका हो गया, इनको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इनको हम लोग आपके ओवरहेड की कैटेगरी में रखते हैं। समझ में आया? तो ये क्या बन गया, आपका ओवरहेड बन गया है। इसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर उतार लेना है। सर ओवरहेड कितने तरीके के होते हैं सर, अलग अलग तरीके के ओवरहेड होते हैं और अलग अलग बेसिस पे आप लोग ओवरहेड को क्लासिफाई करते हैं। सर नहीं आई बात समझ में? देखिए ओवरहेड ये तो क्लियर हो गया सर, ये आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है, यानी कि जो भी आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो क्या कहलाती है, ओवरहेड कहलाती है। लेकिन मुद्दा ये है कि ओवरहेड कितने तरीके के होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, इससे पहले आपको समझना पड़ेगा आप किस बिहा पे, किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन के पैरामीटर होते हैं। मेरे पास करीब करीब 4 तरीके की क्लासिफिकेशन अवेलेबल है जो आपके सिलेबस के अंदर डाली गई है। सबसे पहले हम लोग किस बिहा पे बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को लेकर के चर्चा करेंगे। माने अगर आप लोग एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के बिहा पे ओवरहेड को क्लासिफाई करना चाहते हैं तो कितने तरीके बनेंगे। सेकंड जो पैरामीटर रहेगा वो आपका कंट्रोलेबिलिटी रहेगा। कंट्रोलेबिलिटी के बिहा पे, यानी कि आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं, उस बिहा पे भी आप लोग ओवरहेड को क्लासिफाई करते हैं। और जो तीसरी कैटेगरी बनेगी वो फंक्शन के बिहा पे आप लोग क्या करते हैं, ओवरहेड को क्लासिफाई करते हैं। और जो चौथी कैटेगरी बनेगी वो आप
आपके कोस्ट के बिहेवियर को लेकर के बनने वाली है, यानी कि कोस्ट के बिहेवियर के ऊपर भी आप लोग किसको क्लासिफाई कर देते हैं, आपके ओवरहेड को क्लासिफाई कर देते हैं। यानी जब भी आप लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड की बात करेंगे तो हमारे पास 4 बेसिस रहेंगे जिनके बिहा पे हम लोग ओवरहेड को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला बेसिस क्या है माय डियर फ्रेंड्स, आपका एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट रहने वाला है। सेकंड बेसिस आपका कंट्रोलेबिलिटी रहने वाला है। तीसरा बेसिस आपका फंक्शंस के बिहा पे आप लोग क्लासिफाई करोगे, और आपका चौथा क्या रहेगा, बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट के बिहा पे आप लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन करने वाले। समझ में आया? तो कितने तरीके हो गए, 4 तरीके हो गए। सर यहाँ पे बताइए यहाँ पे क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी। सर अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट और ओवरहेड की बात करते हैं, तो ओवरहेड के अंदर मैंने अभी अभी आपको समझाया हम लोग किसके ऊपर चर्चा करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्पेसिफिकली इनडायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। यानी कि हमें कौन से एलिमेंट को लेके चलना है, इनडायरेक्ट कॉस्ट के एलिमेंट को लेके चलना है। तो जब भी आप लोग कॉस्ट की बात करते हैं इनडायरेक्ट एलिमेंट को पकड़िए, माने सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा सर, आपका इनडायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, सबसे पहले आपका क्या आ गया, आपका इनडायरेक्ट मटेरियल आ गया। उसके बाद आपका सेकंड कैटेगरी के अंदर क्या आ सकता है सर, आपका इनडायरेक्ट लेबर आ सकता है। समझ में आया ना, बिल्कुल आसान है। और उसके बाद आप लोग क्या कहेंगे सर, तीसरे नंबर पे आप लोग क्या कह सकते हैं, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। हमारे पास माय डियर फ्रेंड्स एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के बिहा पे भी आगे फर्दर आप लोग 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं ओवरहेड को। सबसे पहले आपका क्या आएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर आ जाएगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा। सिमिलर वे में अगर आप लोग कंट्रोलेबिलिटी के बिहा पे बात करते हैं तो कुछ ऐसे ओवरहेड है जिनको आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप लोग क्या कहोगे सर, इनको आप लोग कंट्रोलेबल कहोगे। और एक आपका रहेगा अनकंट्रोलेबल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपका क्या आएगा, आपका अनकंट्रोलेबल ओवरहेड। तो जिनको कंट्रोल किया जा सकता है वो आपका कंट्रोलेबल ओवरहेड होगा, और जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है वो क्या होगा, आपका अनकंट्रोलेबल ओवरहेड रहेगा। और इसी तरीके से फंक्शन के बिहा पे, माने फंक्शन के बिहा पे जैसे आप फैक्ट्री के अंदर अगर आपका ओवरहेड जा रहा है तो आप लोग क्या कहोगे सर, वो आपका फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग किसकी बात करोगे, एडमिन ओवर यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की बात करोगे। और अगली आपकी जो लास्ट एंड फाइनल रहेगी वो क्या रहेगी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की कैटेगरी रहेगी। तो यहाँ पे फंक्शन के बिहा पे भी आपकी 3 कैटेगरी बन जाती है, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। काफी किताबों के अंदर इन दोनों को अलग से पढ़ाया जाता है, काफी किताबों के अंदर इनको कंक्लूड करके पढ़ा दिया जाता है। फर्क कोई पढ़ने वाला नहीं है, बस इसकी मालूमात, इसकी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। समझ में आया? तो यहाँ पे हमने क्या किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड किया है। 4 अलग अलग पैरामीटर के बिहा पे, एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट के बिहा पे 3 कैटेगरी निकल के आ गई, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया है। कंट्रोलेबिलिटी के बिहा पे 2 कैटेगरियां बन जाती है, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। इसके बाद फंक्शन के बिहा पे 3 कैटेगरियां बन जाती है, फैक्ट्री, एडमिन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सर इसके अलावा जो बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट का मतलब, जैसे आपका कॉस्ट फिक्स है कि वेरिएबल है, इस बिहा पे भी आप लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपकी 3 कैटेगरियां बन जाती हैं। सर पहली कैटेगरी क्या रहती है सर, आपका फिक्स्ड ओवरहेड रहता है, एक आपका वेरिएबल ओवरहेड रहता है और एक आपका सेमी वेरिएबल होता है। माने कहीं पे आपको कंट्रोल कर सकते हो, कुछ कुछ पार्ट कंट्रोल कर सकते हो, कुछ कुछ नहीं कर सकते हो, या आपका फिक्स रहता है, कुछ आपका वेरिएबल होता है। तो आप लोग इसको किस कैटेगरी में रखते हो, सेमी वेरिएबल कॉस्ट की कैटेगरी में रखते हो। क्लियर? तो ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है कि जब भी आप लोग ओवरहेड की बात करेंगे ना तो आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए सर किस ओवरहेड को किस कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया गया है। तो 4 बेसिस पे क्लासिफाई किया, एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट के बिहा पे, कंट्रोलेबिलिटी के बिहा पे, फंक्शन के बिहा पे, और चौथा क्या है, बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट के बिहा पे। और अगर आप लोग आप कैलकुलेट करेंगे 3 2 5 और 3 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 तरीके के ओवरहेड होते हैं, अगर आप लोग समराइज फॉर्म में इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप लोग कैटेगरी वाइज अगर अंडरस्टैंड करेंगे, जैसे कंट्रोलेबिलिटी के बिहा पे, तो एक इमेज क्लियर हो जाता है सर इनको कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं कंट्रोल किया जा सकता है। फंक्शन के बिहा पे एक इमेज क्लियर हो जाता है, बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट के बिहा पे एक इमेज क्लियर हो जाता है। अब हम क्या करने वाले हैं, इन तमाम तरीके की जो ओवरहेड है इनको 1 बाय 1 करके अंडरस्टैंड करेंगे, इनकी डेफिनेशंस को गो थ्रू करेंगे ताकि हमें क्लैरिटी हो सके। और एग्जामिनेशन के अंदर अगर आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन कोई इनसे पूछा जाए तो हम लोग बड़े प्यार से, बड़े आराम से उसको आंसर कर पाए। समझ में आया? तो अभी तक हम लोगों ने केवल बेसिक जो जानकारी
है माय डियर फ्रेंड्स उसी पे चर्चा की है। उम्मीद करता हूं ये बेसिक जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, इतना क्लैरिटी रहा होगा, आपको इस चीज का मालूमात हो गया होगा कि एग्जैक्टली हम लोग किस मुद्दे पर माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं सर इसके अलावा वन बाय वन करके क्लासिफिकेशन। जैसे सबसे पहले हम लोग किस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट के बिहाफ पे आप लोगों ने क्या किया है, ओवरहेड को क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरी के अंदर। सर पहली कैटेगरी क्या है, सर हमारी पहली कैटेगरी यहाँ पे रहने वाली है आपका इनडायरेक्ट मटेरियल। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली कैटेगरी क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल है। सेकंड कैटेगरी क्या है, इनडायरेक्ट लेबर है। और तीसरी कैटेगरी क्या रहने वाली है सर, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्योंकि कॉस्ट का हिस्सा है तो ऑब्वियस सी बात है इनडायरेक्ट वो कैटेगरी होती है जिसको आप लोग इजीली ट्रेसेबल नहीं होता या जिसको इजीली ट्रेस नहीं किया जा सकता है। और जो डायरेक्टली आपका प्रोडक्शन के अंदर आप लोग देख लीजिए, प्रोडक्ट के अंदर या सर्विस के अंदर या जॉब के अंदर जिसको आप लोग डायरेक्टली नहीं देख सकते, उसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो कैसा होता है, इनडायरेक्टली होता है। जैसे अगर आप लोग इनडायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब एक ऐसा मटेरियल जो इनडायरेक्ट वे में प्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। जैसे लेटर से मेरे को क्या करना है, मेरे को फर्नीचर का कोई आइटम बनाना है, लेटर से मेरे को बेड बनाना है या चेयर बनाना है। अब चेयर के अंदर डायरेक्टली पार्टिसिपेशन किसका होगा सर, आपकी लकड़ी का होगा, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद मैं कुछ फेविकोल जैसी चीजों का इस्तेमाल करूंगा, उसके बाद मैं कुछ कील कांटे का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा इन सबको असेंबल करने के लिए जिस मशीन का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं और मशीन के अंदर जो लुब्रिकेंट ऑयल डल रहा है वो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल रहेगा, यानी कि वो डायरेक्टली प्रोडक्शन के अंदर तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है लेकिन प्रोडक्ट बनने में उसका एक तरीके से योगदान है। तो इस तरीके के जो मटेरियल है वो क्या होते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में आ जाते हैं। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं सर, आप लोग ये कह सकते हैं ऐसे मटेरियल दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद इन ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट। एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर जिनको डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है वो क्या कहलाते हैं, वो आपके इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाते हैं। एग्जांपल आप लोग लुब्रिकेंट ऑयल का ले सकते हैं, कॉटन का वेस्टेज हो गया, जैसे आप लोग स्मॉल टूल्स का, जैसे जो छोटे छोटे टूल का इस्तेमाल करते हैं या क्लीनिंग मटेरियल का आप लोग इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रोडक्शन के अंदर अपना पार्टिसिपेशन तो करती है, मटेरियल की कैटेगरी की बात कर रहा हूं, लेकिन इनको इजीली ट्रेस नहीं किया जा सकता है। दैट्स व्हाई आपने इनको किस कैटेगरी में रखा है, इनडायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में रखा है। अब सेकंड जो कैटेगरी है वो आपकी इनडायरेक्ट लेबर है। लेबर का मतलब वेजेस हो गया, माने जो आपका मेन पावर होता है, जो आप लोग एक तरीके से लेबर का इस्तेमाल करते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने में। अब एक तो डायरेक्टली लेबर इन्वॉल्व होता है, मान लीजिए कारपेंटर है वो आपके एक प्रोडक्ट को तैयार कर रहा है, लेकिन जो आपकी एक टीम है उसको सुपरवाइज भी तो कोई बंदा करता है। अब वो सुपरवाइजर का होना जरूरी है, स्टोर कीपर का होना जरूरी है, बाहर फैक्ट्री के कोई गार्ड बैठा होगा, ये आपके डायरेक्टली प्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये वेजेज या फिर ये लेबर, लेकिन ये आपके प्रोडक्शन का हिस्सा होते हैं। दैट्स व्हाई आप इनको क्या कहते हो, इनडायरेक्ट लेबर कहते हो। समझ में आया? तो यहाँ पे आप लोग क्या कह सकते हो, वेजेज पेड टू द वर्कर, ऐसा वेजेज जो किनको पे किया जाता है, वर्कर को, हु डू नॉट डायरेक्टली मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। मैंने बताया ना, जो क्या नहीं करते हैं, डायरेक्टली मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, किसको, आपके प्रोडक्ट को, उसको क्या बोलते हो माय डियर फ्रेंड्स, उसको आप लोग इनडायरेक्ट लेबर के नाम से जानते हो। ठीक है, एग्जांपल मैंने आपको बताया, सर सुपरवाइजर हो गया उसकी सैलरी आप लोग पे करते हो, सर सिक्योरिटी गार्ड हो गया उसकी सैलरी आप लोग पे करते हो, सर जो आपका स्टोर कीपर का वेजेज हो गया, या जो मेंटेनेंस वर्कर होते हैं उनकी जो सैलरी है वो किस कैटेगरी में आती है, इनडायरेक्ट लेबर की कैटेगरी में आती है। समझ में आई? तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जिनकी जानकारी आप सभी को होना जरूरी होता है। क्लियर? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा सर, एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट के बिहाफ पे इनडायरेक्ट मटेरियल आ गया, इनडायरेक्ट लेबर आ गया। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माने ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट के अंदर इनका अपना रोल नहीं होता है। जैसे आप लोग क्या कह सकते हैं, एक्सपेंसेस दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली लिंक टू द प्रोडक्शन, जो किसके साथ डायरेक्टली लिंक नहीं होते हैं, प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली लिंक नहीं होते। जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ये एक्सपेंस है। जैसे आप लोग रेंट की बात करेंगे, ये आपका एक्सपेंस है। इंश्योरेंस की बात कर लीजिए, ये आपका एक्सपेंस है। लेकिन ये डायरेक्टली प्रोडक्शन से लिंक नहीं है, लेकिन इनका प्रोडक्शन में एक तरीके से अहम रोल होता है, इंपॉर्टेंस रोल होता है। दैट्स व्हाई इनको क्या बोला जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोला जाता है। तो आप लोग क्या कहेंगे, जैसे आपका फैक्ट्री का रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, मशीन डेप्रिसिएशन हो गया, कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो किस कैटेगरी में आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा सर, जब भी आप लोग एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली कैटेगरी बन जाती है। जो भी
डायरेक्ट वाले एलिमेंट ऑफ प्राइम कॉस्ट या आपके फ्लैट कॉस्ट के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जो इनडायरेक्ट वाले एलिमेंट है, जैसे आपका इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, इनडायरेक्ट लेबर हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, वो कहां पे आ जाते हैं, वो ओवरहेड्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वही क्या कहलाती है, वो आपकी ओवरहेड कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, इनकी डेफिनेशंस को एक बार गो थ्रो करना है। हालांकि अगर आप लोग हमारी रेगुलर क्लासेस ले रहे होंगे ना, तो आपको इस चीज का क्लैरिटी होगा कि सर इन बातों पर तो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कॉस्ट के टाइम पे मैंने काफी डिटेल में जाकर के, काफी गहराई में जाकर के इन तमाम कॉन्सेप्ट को आप सभी को समझा दिया था। तो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं इतनी क्लैरिटी आपको हो गई होगी, इतना आपको मालूमात हो गया होगा कि सर यहाँ पे एग्जैक्टली किस तरीके से चीजें मूव करती है। क्लियर? अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। पहला पैरामीटर आपको समझ में आया, जहां पर हम लोगों ने एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट के बिहा पे क्लासिफिकेशन को अंजाम दिया है। ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट के बिहा पे आपकी क्लासिफिकेशन इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आ गई है। अब जो सेकंड पैरामीटर है दैट इज द कंट्रोलेबिलिटी, यानी कि जिस कॉस्ट को आप लोग, इनडायरेक्ट कॉस्ट को आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं और जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो आपकी दो कैटेगरी बन जाती है। एक आपकी कंट्रोलेबल ओवरहेड की कैटेगरी बन जाती है और एक आपकी अनकंट्रोलेबल ओवरहेड की कैटेगरी बन जाती है। सर किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? कंट्रोलेबिलिटी के बिहा पे ओवरहेड के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जहां पे आपकी पहली कैटेगरी क्या बनती है सर? कंट्रोलेबल ओवरहेड की कैटेगरी बन जाती है और दूसरी कैटेगरी किसकी बन जाती है? आपके अनकंट्रोलेबल ओवरहेड की कैटेगरी बन जाती है। ठीक है, अब नाम से पता चल रहा है, ऐसे ओवरहेड, ऐसे इनडायरेक्ट कॉस्ट जिनको कंट्रोल किया जा सकता है बाय द मैनेजर, जिनको कंट्रोल किया जा सकता है बाय द मैनेजर, वो क्या कहलाते हैं माय डियर फ्रेंड्स? वो आपके बेसिकली कंट्रोलेबल ओवरहेड कहलाते हैं। एक सिस्टमैटिक वे में अगर आप लोग डेफिनेशन पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैनेजमेंट कैन रिड्यूस और इंक्रीज दीज कॉस्ट थ्रू द प्रॉपर सुपरविजन एंड द कंट्रोल। समझ में आई क्या कह रहा है डेफिनेशन? डेफिनेशन ये कहता है सर, ये ऐसी ओवरहेड होते हैं जिनको मैनेजर रिड्यूस भी कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है, माने कंट्रोल है उसके हाथ में, उसके हाथ में क्या है? कंट्रोल है। वो इंक्रीज भी कर सकता है और रिड्यूस भी कर सकता है भाई प्रॉपर सुपरविजन, यानी कि प्रॉपर सुपरविजन करके अलोंग विद द कंट्रोल करके। ठीक है, तो इस तरीके की जो ओवरहेड है वो क्या कहलाती है? वो आपके कंट्रोलेबल ओवरहेड कहलाती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको बेटर क्लैरिटी हो सके। इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल को कंट्रोल करना, इनडायरेक्ट मटेरियल का यूज इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, इंक्रीज करना या रिड्यूस करना, ये किसके हाथ में होता है? मैनेजर के हाथ में होता है। इसके अलावा अगर आप लोग ओवर टाइम पेमेंट्स की बात करते हैं तो ओवर टाइम पेमेंट को गिराना और उठाने का काम किसके हाथ में होता है? मैनेजर के हाथ में होता है। इसके अलावा आप लोग पावर कंजम्पशन की बात करते हैं तो पावर कंजम्पशन को आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं ना, जहां पे अननेसेसरी यूज हो रहा है वहां पे हम लोग उसको एक तरीके से बंद कर देंगे, तो वहां पे आपका एक तरीके से ना आपका पैसा बच जाएगा। तो यानी कि आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग क्या कहेंगे? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। एक तो अननेसेसरी मेंटेनेंस हो, अननेसेसरी रिपेयर हो, जहां पे जरूरत है, जहां पे एक्चुअल में जरूरत है वहीं पे हम लोग रिपेयर एंड मेंटेनेंस करें। तो इस तरीके के जो ओवरहेड हैं वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं? कंट्रोलेबल की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो कंट्रोलेबल ओवरहेड्स वो ओवरहेड होते हैं जिनको एक मैनेजर रिड्यूस भी कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है बाय ये प्रॉपर सुपरविजन एंड द कंट्रोल। समझ में आया? तो उनको क्या बोलते हो माय डियर फ्रेंड्स? कंट्रोलेबल ओवरहेड कहते हो। और याद रखिएगा, इनको एक सर्टेन पीरियड के अंदर इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है सर? इसको आप लोग रिड्यूस भी कर सकते हैं, याद रखिएगा, इसको क्या किया जा सकता है? रिड्यूस भी किया जा सकता है और आप लोग क्या कह सकते हैं सर? इसको इंक्रीज्ड भी किया जा सकता है। कलेक्टिवली इन्होंने क्या बोल दिया है? इन्फ्लुएंस। समझ में आया? और इसको कौन करता है इन्फ्लुएंस? मैंने बताया मैनेजर के हाथ में होता है। और इस तरीके के जो ओवरहेड है वो क्या कहलाते हैं? आपके कंट्रोलेबल ओवरहेड कहलाते हैं। लेकिन ऐसे ओवरहेड जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है बाय ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम, उनको क्या बोला जाता है? उनको अनकंट्रोलेबल ओवरहेड बोला जाता है। जैसे जो फैक्ट्री का रेंट है वो लगेगा, इसको आप लोग कैसे कंट्रोल करेंगे? है तो ये ओवरहेड एक तरीके से का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? इसको कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता है। जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है वो अनकंट्रोलेबल ओवरहेड की कैटेगरी में चला जाता है। इसी तरीके से आप लोग इंश्योरेंस की बात कीजिए, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। डेप्रिसिएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट के टैक्सेस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, जिन ओवरहेड्स को, जिन इनडायरेक्ट कॉस्ट को कंट्रोल
कंट्रोल किया जा सकता है वो क्या कहलाती है, वो कंट्रोलेबल ओवरहेड्स कहलाती है, और जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है वो आपकी अनकंट्रोलेबल ओवरहेड्स कहलाती है, जस्ट लाइक फैक्ट्री रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन एंड गवर्नमेंट टैक्सेस। ये सारी जो चीजें हैं ये किसके अंदर आ जाती है, अनकंट्रोलेबल ओवरहेड के अंदर आ जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स बहुत आसान है, एक बार सेशन को गो थ्रो करेंगे, एक बार सेशन लगाने के बाद पीडीएफ को गो थ्रो करेंगे ना तो बड़े प्यार से बड़े आराम से आपको चीजों का क्लैरिटी हो जाएगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा, देखिए अभी तक हमने बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ी, ओवरहेड का मायना, मीनिंग और अर्थ को समझ लिया। सर ओवरहेड का मतलब सीधा सीधा होता है आपकी जो फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन है या बिजनेस ऑपरेशन के अंदर जो भी आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट इनअक्योर्ड होता है उसको क्या बोलते हो आप लोग, यहाँ पे ओवरहेड बोलते हो, या सिमिलर वे में आप लोग कह सकते हो एग्रीगेशन। एग्रीगेशन किसका होता है, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट ओवरहेड का जो एग्रीगेशन है वो क्या कहलाता है, ओवरहेड्स कहलाता है। या अदर देन आप लोग क्या कह सकते हो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड, जो भी आपका एक तरीके से एक्सपेंस है वो क्या कहलाता है, ओवरहेड कहलाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ द हमने एग्जांपल देखे, उसके बाद मैंने क्या बताया, अलग अलग बेसिस के बिहा पे, अलग अलग पैरामीटर के बिहा पे आप लोग क्लासिफाई करते हो। किसको क्लासिफाई करते हो सर, आप लोग ओवरहेड को क्लासिफाई करते हो। एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट के बिहा पे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमने पढ़ लिया। कंट्रोलेबिलिटी के बिहा पे कंट्रोलेबल ओवरहेड और अनकंट्रोलेबल ओवरहेड जो हमने अभी तक पढ़ लिया है। अब जो तीसरी कैटेगरी आती है जिसको आप लोग किसके बिहा पे क्लासिफाई करते हो सर, आप लोग फंक्शंस के बिहा पे क्लासिफाई करते हो। इसको अंडरस्टैंड करेंगे, माने फंक्शंस के बिहा पे हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिन ओवरहेड, और लास्ट में जाके आपका क्या आ जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को पढ़ना है। समझ में आया? तो अब हम तीसरे पैरामीटर पर आ गए हैं जहां पर हमें किसके बारे में पढ़ना है माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर हमें स्पेसिफिकली फंक्शन के बिहा पे किसको पढ़ना है, आपके ओवरहेड्स की क्लासिफिकेशन को पढ़ना है। किसी किताब में इनको 4 पार्ट में भी क्लासिफाई कर लिया जाता है, मैंने कंक्लूड करके 3 पार्ट में किया है क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने इकट्ठा रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो सबसे पहला जो आपका फैक्ट्री जो आपका ओवरहेड रहने वाला है इसको आप लोग प्रोडक्शन ओवरहेड के नाम से भी जानते हो, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, या इसको फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा सेकंड की अगर आप लोग बात करते हो इसको आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के नाम से जानते हो, काफी किताबों में इसको आप लोग एडमिन ओवरहेड के नाम से भी जानते हो। तीसरी कैटेगरी में बार बार बता रहा हूं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो जाएगा। समझ में आया? तो बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में आपको याद रखना है। सर ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन के बिहा पे आप लोग 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हो ओवरहेड को। सबसे पहली कैटेगरी है प्रोडक्शन या फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और नाम से ही आपको पता चल रहा है कि सर यहाँ पे एग्जैक्टली क्या कुछ सीन रहने वाला। जैसे आप लोग किसकी बात करते हैं, जैसे माय डियर फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सबसे पहले किसकी, आपके प्रोडक्शन या फैक्ट्री ओवरहेड की। फैक्ट्री का मतलब जहां पे आपके प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए जो भी ओवरहेड हैं वो क्या कहलाएंगे, वो फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड कहलाएंगे। समझ में आया? यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, कॉस्ट इनअक्योर्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दरमियान जो भी कॉस्ट निकल के आती है, जो भी आपकी कॉस्ट इनअक्योर्ड होती है वो क्या कहलाती है, वो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाती है या प्रोडक्शन ओवरहेड कहलाता है, या इसको आप लोग फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से जानते हैं। जैसे आपकी फैक्ट्री का रेंट हो गया, जैसे आपका मशीन का कॉस्ट हो गया, जैसे मशीन का डेप्रिसिएशन हो गया, जैसे फैक्ट्री के अंदर जो लाइटिंग हो गया, जैसे आपका इनडायरेक्ट लेबर हो गया, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके फैक्ट्री ओवरहेड की कैटेगरी में आते हैं। समझ में आया? तो जो भी आपका फैक्ट्री ओवरहेड होता है उसका मतलब क्या होता है, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से जुड़ी हुई जो भी कॉस्ट इनअक्योर्ड होती है वो किस कैटेगरी में चली जाती है, वो आपकी फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड की कैटेगरी में चली जाती है। फैक्ट्री रेंट हो गया, मशीन का डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री की लाइटिंग और उसके अलावा इनडायरेक्ट लेबर, ये तमाम किसके एग्जांपल हैं, प्रोडक्शन या फैक्ट्री ओवरहेड के एग्जांपल है। इसी तरीके से सेकंड के अंदर क्या हो गया सर, यहाँ पे आप लोग एडमिन एक्सपेंसेस को लेके चलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर क्या होगा सर, एक्सपेंसेस इन अक्योर्ड फॉर ए जर्नल मैनेजमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बिजनेस। माने ध्यान रखिएगा जर्नल मैनेजमेंट की बात हो रही है और दूसरा किसकी बात हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। क्लियर? किसकी बात हो
हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। तो अभी जर्नल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई जो भी एक्सपेंसेस है वो किस कैटेगरी में चले जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की कैटेगरी में चले जाते हैं। सर एक एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे ऑफिस की सैलरी हो गया, वो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है, ऑफिस का रेंट हो गया, लीगल चार्जेज हो गए, ऑडिट की फीस हो गई। ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो एडमिन वर्क से जुड़े हुए हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क से जुड़े हुए हैं, या जो आपके ऑफिस वर्क से जुड़े हुए हैं। जिन भी एक्सपेंसेस का ताल्लुकात ऑफिस वर्क से जुड़ा हुआ रहता है वो किस कैटेगरी में चले जाते हैं, एडमिन ओवरहेड की कैटेगरी में चले जाते हैं। समझ में आया। इसी तरीके से जो आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, माने आपको सेलिंग से जुड़े हुए एक्सपेंसेस को पकड़ के चलना है और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े हुए एक्सपेंसेस को पकड़ के चलना है। जैसे आप लोग क्या कह सकते हैं, जैसे आपके ऐसे एक्सपेंसेस जो आपकी सेल्स को प्रमोट करने में आप लोग यूज करते हैं, या जो इनअकोड हुए हैं, या जब आप लोग गुड्स को डिलीवर करते हैं उस टाइम पे इनअकोड हुए हैं, उनको क्या बोलते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जैसे एग्जांपल की बात करते हो, सर आपने एडवर्टाइजमेंट किया है, एडवर्टाइजमेंट का मतलब सेल्स को प्रमोट करने के लिए किया है, जो ये खर्चा है ये किसके अंदर जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर जाएगा। इसी तरीके से सेल्स कमीशन की बात कर लीजिए, मार्केटिंग एक्सपेंसेस की बात कर लीजिए, सेल्समैन की सैलरी की बात कर लीजिए और ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लीजिए, ईटीसी। अब यहाँ पे ईटीसी मतलब यही नहीं है, बहुत सारे हैं, मैंने कुछ कुछ यहाँ पे इंक्लूड किए, ठीक है। तो यहाँ पे ईटीसी याद रखिएगा, एटसेट्रा की हम लोग बात कर रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पे जब भी फंक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास तीन मेजर कैटेगरियां एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहले आप लोग फैक्ट्री या प्रोडक्शन ओवरहेड की बात करते हैं, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की बात करते हैं, थर्ड आप लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की बात करते हैं। और तीनों की डेफिनेशन अलोंग विद द एग्जांपल आपको आपके जहन के अंदर रखनी है, क्योंकि अक्सर थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां से उठा लिया जाता है। समझ में आया। तो ये आपका सेकंड लास्ट क्लासिफिकेशन था जब भी आप लोग ओवरहेड को लेकर के चर्चा करते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और किसको पढ़ने वाले हैं, बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट को लेकर के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। सर किसके बिहाफ पे, बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट, माने आपकी कॉस्ट फिक्स हो सकती है, आपकी कॉस्ट वेरिएबल हो सकती है, और आपकी कॉस्ट कैसी हो सकती है, सेमी वेरिएबल हो सकती है। कुछ ऐसी कॉस्ट है जो बिल्कुल फिक्स है, जो बदल ही नहीं सकती है। जैसे आपका एग्जाम्पल लेंगे तो फैक्ट्री का रेंट हो गया है, वो क्या होगा, फिक्स कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। इंश्योरेंस हो गया, सैलरी ऑफ मैनेजर हो गया है, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कहीं ना कहीं फिक्स्ड की कैटेगरी में आते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट के बिहा पे वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ द कैटेगरी। पहली फिक्स्ड ओवरहेड की है, सेकंड आपकी वेरिएबल ओवरहेड की है, और थर्ड आपकी सेमी वेरिएबल ओवरहेड की है, जिसको आप लोग मिक्स ओवरहेड के नाम से जानते हो। माने वेरिएबल और फिक्स का दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, मिक्स ओवरहेड, या जिसको आप लोग सेमी वेरिएबल ओवरहेड के नाम से जानते हो, ठीक है। तो कॉस्ट दैट रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये ऐसी कॉस्ट होती है जो टाइम पीरियड के हिसाब से फिक्स होती है। जैसे फैक्ट्री रेंट की बात कर सकते हैं, इंश्योरेंस की बात कर सकते हैं, सैलरी ऑफ मैनेजर की बात कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन पे अगर फिक्स मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो फिक्स रहते हैं, कुछ ऐसी कॉस्ट है जो फिक्स रहती हैं, जो बदलती नहीं है। दैट्स व्हाई इनको हम लोगों ने फिक्स ओवरहेड की कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया है। ऐसे अगर आप लोग वेरिएबल की बात करते हैं तो प्रोडक्शन के साथ ये डायरेक्टली वेरी करती है। माने जैसे मटेरियल है, मटेरियल कितना लगेगा, जितना प्रोडक्शन होगा, तो जो मटेरियल होता है, डायरेक्ट मटेरियल होता है, वो किसका एग्जांपल होता है, वेरिएबल ओवरहेड का एग्जांपल होता है। जैसे अगर आप इनडायरेक्ट मटेरियल, क्या हो गया आपका, इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, पावर यूज इन द मशीन हो गया है, इसके बाद इनडायरेक्ट लेबर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो वेरिएबल ओवरहेड की कैटेगरी में आते हैं। सिमिलर वे में इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जहां पे आपको दोनों चीजें देखने को मिलती हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल एलिमेंट देखने को मिलता है, वो क्या कहलाता है, सेमी वेरिएबल ओवरहेड कहलाता है। याद रखिएगा इसका इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है कहां पर, जब मैं आपको ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा ना, तो यही आपका काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जब भी मैं आपको अगली क्लास के अंदर कुछ एक दो क्लासेस के बाद ये वाला टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगा ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पर इसका अपना इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल कुछ फिक्स्ड होता है, उसके बाद जितना आपने यूज किया, टेलीफोन चार्ज एक्सपेंसेस हो गया, मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया। कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो सेमी वेरिएबल की कैटेगरी में आते हैं, जहां पे आपको वेरिएबल वाला और फिक्स पार्ट भी देखने को मिलता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप लोग ओवरहेड की बात करेंगे, टाइप ऑफ द ओवरहेड की बात करेंगे, इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो 11 टाइप के ओवरहेड हमने पढ़े हैं अंडर द 4 डिफरेंट टाइप ऑफ द बेसिस, पहला क्या था, एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट, कंट्रोलेबिलिटी, फंक्शन एंड द बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट के
भी यहाँ पे हमने टोटल 11 टाइप के क्या पढ़े हैं, ओवरहेड पढ़े हैं। आपका इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया है, कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल हो गया है, उसके बाद फैक्ट्री एडमिन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो गया है, उसके बाद फिक्स्ड वेरिएबल और सेमी वेरिएबल ओवरहेड हो गया है। और इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं ओवरहेड को। उम्मीद करता हूं ओवरहेड से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपको एक क्लैरिटी मिला होगा सर ओवरहेड और उसकी क्लासिफिकेशन किस तरीके से की जाती है। अब इसके बाद जो हम कुछ क्लासेस लेके आएंगे वहां पर हम लोग कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी स्टार्ट करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।